नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चैंटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। बात करते हैं एक सांस्कृतिक शब्द बुढ़ापा की। बुढ़ापा जहां जैविक आधार पर भी परिभाषित किया जा चुका है, वहां सांस्कृतिक आधार पर भी परिभाषित है। जहां जैविक आधार पर शरीर की सामान्य और मानक शारीरिक क्रियाओं की क्षमता मानक के अनुरूप न रह जाना बुढ़ापे का संकेत है, वहीं पर सांस्कृतिक अवस्था में जिन 4 आश्रमों की बात किया गया है, उसमें जो वानप्रस्थ संन्यास की स्थिति है, उसे बुढ़ापे के रूप में चित्रित किया जा सकता है या किया जाता है। अगर वैज्ञानिक आधार पर देखें तो 15 साल से 45 साल तक की उम्र जो युवा अवस्था की कहलाती है, 45 से 58 साल तक की अधेड़ अवस्था और 58 साल के बाद की अवस्था बुढ़ापा कहलाती है। वैसे भी नौकरियों में 60 साल के बाद सेवानिवृत्ति का प्राविधान भी यह बताता है कि बुढ़ापा 60 साल से ऊपर के आयु वाले लोगों को मान लिया जाता है। लेकिन अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करें, खासतौर से मानव शास्त्र की बात करें, समाज शास्त्र की बात करें, वहाँ पर बुढ़ापे जैसे शब्द को लेकर ना तो संस्कृति में बहुत अध्ययन किया गया है और ना ही उसका रेखांकन बहुत किया गया है, क्योंकि प्राकृतिक नियम के अनुसार हमेशा से संस्कृति बनने के बाद भी मानव जीवन में भी यह मान लिया गया है कि यदि व्यक्ति द्वारा अपने जीवन के सारे कार्यों को निपटा लिया गया है तो उसके बाद का जीवन मृत्यु के सिवा कुछ भी नहीं है। वैसे तो मानव शास्त्र में संस्कृति के अध्ययन में, खास तौर से सिंपल सोसाइटी में, ग्रामीण समाजों में पंचायत का होना, वृद्धजनों की सभा का होना इस बात को बताता है कि उनके द्वारा अर्जित ज्ञान का उपयोग किया जाता रहा है और बूढ़े लोगों को भी समाज से जोड़े रखने का प्रयास किया जाता रहा है। लेकिन जिस तरह से संवैधानिक स्थितियां, उपनिवेश काल का प्रादुर्भाव आदि जैसे मुहावरे हमारे जीवन में आते चले गए, उससे एक बात साफ है कि यह पारंपरिक पंचायत, वृद्धजन, एल्डरली पीपुल जो काउंसिल हुआ करती थी, उनका वह असर नहीं रहा और पंचायतों में संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से जब लोगों का चुनाव होने लगा तो वृद्ध लोगों का वह स्तर, वह भूमिका और वह जुड़ाव समाज के साथ समाप्त होने लगा और वह एक तरह से एकांत और उपेक्षित जीवन जीने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि एक वैश्विक स्तर पर इस शब्द का फिर से प्रादुर्भाव हुआ कि वृद्ध लोगों का भी अध्ययन किया जाना चाहिए और इस शाखा को आप कहते हैं जेरंटोलॉजी, जो एक ग्रीक शब्द जेरंटोस से बना है, जिसका अर्थ है वृद्ध लोगों का अध्ययन। लोगास का मतलब स्टडी होता है, जेरंटोस का मतलब एल्डरली पीपुल होता है और इस जेरंटोलॉजी के अंतर्गत जैविक आधार पर और सामाजिक आधार पर बूढ़े लोगों का अध्ययन किया जाता है। लेकिन आप यह जानते हैं कि चाहे वह सामाजिक आधार हो, चाहे वह सांस्कृतिक आधार हो, चाहे वह आर्थिक आधार हो, चाहे मनोवैज्ञानिक आधार हो, आपके भी जीवन में ऐसे लोग होंगे, और कोई हो ना हो, माता पिता होंगे जो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हुए होंगे, 60 साल से ज़्यादा की उम्र के हो चुके होंगे। उस समय में आपको एक द्वंद्व का सामना ज़रूर करना पड़ा होगा। क्योंकि आपके सामने जहां एक युवा व्यक्ति को जीवन के साथ अपने जीविकोपार्जन, अपने परिवार के लिए फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन के साथ जीना है, वहीं फैमिली ऑफ ओरिजिन के लिए समय निकाल पाना एक मुश्किल कार्य लगता है। क्योंकि आपको भी अपने जीवन को चलाना है, अपने परिवार को चलाना, उसके बीच में एक बूढ़े व्यक्ति के लिए पूरी तरह से समर्पित हो पाना एक कठिन कार्य होता है और यहीं वह अप्रत्यक्ष उपेक्षा का वातावरण तैयार होता है जो किसी भी वृद्ध व्यक्ति के स्वास्थ्य पर, मनोविज्ञान पर इतना असर डालता है कि वह धीरे धीरे उपेक्षित महसूस करते हैं और धीरे धीरे
अपने जीवन के उस एकांत में शारीरिक रूप से अपने को इतना अशक्त पाने लगते हैं कि उनके जीवन में बहुत सी ऐसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं जो कालांतर में उनको मृत्यु की तरफ लेकर चली जाती हैं। यदि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं यह समझने का प्रयास करूं कि वह कौन सी समस्याएं हैं जिससे होकर वृद्ध लोग, बूढ़े लोग गुजरते हैं, तो खास तौर से जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जो शरीर है उस शरीर में बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं जो कालांतर में शरीर की शारीरिक क्रियाओं के मंद पड़ जाने के कारण कम हो जाती हैं और शरीर अशक्त हो जाता है। चाहे वह रक्त का बनने का गति हो, चाहे वह कोशिकाओं के बनने की गति हो, चाहे वह प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन के बनने की बात हो, वह सभी उस स्तर पर चले जाते हैं। आपने देखा होगा खास तौर से पुरुषों को जिनमें प्रोजेस्टेरॉन की कमी जब धीरे धीरे होती जाती है तो ऐसे व्यक्ति चिड़चिड़े हो जाते हैं, अवसाद में रहते हैं, उनमें वह ताकत नहीं रहती, वह स्फूर्ति नहीं रहती, वह किसी काम को करने में बहुत धीमे गति से हो जाते हैं, ज़्यादातर पड़े रहना चाहते हैं, किसी की बात को सुनकर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि उनके शरीर में उम्र के साथ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की कमी होती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन महिलाओं में नहीं पाया जाता, उनमें भी यह पाया जाता है। और उनमें भी इस हार्मोन की कमी से, एस्ट्रोजन की कमी से आप जानते हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसी, अस्थि क्षरण जैसी समस्या ज़्यादा हो जाती है। और ख़ास तौर से यह समस्या तब ज़्यादा बढ़ती है जब वह मेनोपॉजल या रजोवृत्ति की उम्र पर पहुंच जाती हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो 45 साल की उम्र पर जब होती हैं या उससे ज़्यादा की उम्र पे होती हैं। यह एक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से आप ज़रूर गुजरे होंगे। इसके अलावा चूँकि मानव शरीर, चाहे वो महिला का हो चाहे पुरुष का हो, वह मुख्य रूप से संतानों उत्पत्ति के एक बैंक के रूप में अगर आप उसे देखें तो वह जनन द्रव्य का बनना भी एक उम्र बाद समाप्त हो जाता है। और उसका परिणाम यह होता है कि उन अंग विशेष में क्षरण शुरू होता है जहां पुरुषों में यह प्रोस्टेट के रूप में आपको दिखाई देने लगता है। और उस प्रोस्टेट के बढ़ जाने के कारण मूत्र संबंधी, यूरिन संबंधी समस्याएं पुरुषों में जहां ज़्यादा बढ़ जाती हैं, वहीं महिलाओं में भी 45 साल के बाद जरा सा जर्क लगने पर, छींक आने पर, खांसी आने पर यूरिन की समस्याएं बढ़ जाती हैं और इनकंसिस्टेंसी आपको उसमें दिखाई देगी। वह इस चीज़ से प्रभावित होने लगती हैं, लेकिन संस्कृति के प्रभाव के कारण वह किसी से इस बात को नहीं बता पाती हैं कि उनकी मांसपेशियां उम्र के साथ जब कमज़ोर हो जाती हैं, खासतौर से मूत्र वाहिकाएँ के पास की जब कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती हैं तो वह इनकंसिस्टेंसी इन यूरिनेशन को डेवलप करती हैं। यही एक समस्या नहीं रहती है। इसके अलावा सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो इंसोमेनिया की प्रॉब्लम से पीड़ित हो जाती हैं, जिसे आप अनिद्रा कहते हैं। और इस अनिद्रा की प्रॉब्लम के कारण जहां आप अपने लिए जीवन में यह सोचते हैं कि यह मेरे सोने का समय है, वहीं पर उनको नींद ही नहीं आती है। और इसका सबसे सरल उपाय विज्ञान शास्त्र में आपको लगता है कि आप उन्हें स्लीपिंग पिल्स दे दें, लेकिन कोई भी बाहरी तरह से ली गई दवाएं कुछ समय बाद अपना प्रभाव डालना बंद कर देती हैं। फिर आप उसके बाद उसकी डोज बढ़ा देते हैं, क्योंकि आप अपने स्वयं की शांति और अपने जीवन के लिए ऐसा करते हैं। लेकिन इससे वृद्ध लोगों के जीवन में समस्याएं बढ़ती जाती हैं, वो एक उधेड़ बुन में रहने लगते हैं और यहीं से उनकी दूसरी समस्या पैदा होती है, जिसे आप अवसाद कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं। और आप देखेंगे कि इस एंग्जाइटी और डिप्रेशन को बढ़ाने में जो सबसे बड़ा पहलू है बूढ़े लोगों के साथ, वह यह है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी बात को सुनने के लिए किसी के पास समय नहीं है। और आप अपने जीवन में भी इस बात को देख सकते हैं कि जब भी आपसे कोई बुजुर्ग व्यक्ति कोई अपनी बात कहता है, अपने अनुभव कहता है, तो उसे आप वर्तमान के अपने जीवन के साथ तुलना करके देखते हैं और आपको लगता है सारी बातें फर्जी हैं। और धीरे धीरे आप उस बुजुर्ग व्यक्ति को हर उस बात पर रोकने लगते हैं जो वह बताना चाहता है, और आप उसके पास बैठना नहीं चाहते हैं। आप ये कहने लगते हैं
कि अरे ये सब बातें आज के दौर की फर्जी बातें हैं और इसका कोई मतलब नहीं है और इसका मेरे जीवन से क्या मतलब है, और ऐसे कहकर आप उस बुजुर्ग व्यक्ति को उसकी बातें सुनने से रोकने लगते हैं। और इस तरह जब आप उसको रोकते हैं, उसको समय नहीं देते हैं बुजुर्ग व्यक्ति को, तो उनके शरीर का जो ACTH हार्मोन है, एड्रेनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन है, वो तनाव बढ़ने के कारण कम होने लगता है और जिससे WBC का एंटीबॉडीज़ बनना कम हो जाते हैं। और आपने देखा होगा कि ऐसे बुजुर्ग लोग बीमार ज़्यादा रहने लगते हैं। उनकी बीमारी के लिए यह बात बहुत आवश्यक है कि हम उनकी बातों को अच्छे ढंग से सुने। और अगर हम उनके साथ उनकी पुरानी बातों को नहीं कर पा रहे हैं, उनकी पुरानी यादों के साथ नहीं जी पा रहे हैं, तो अक्सर क्या होता है कि वह खुश नहीं रहते हैं। बुजुर्ग जब खुश रहना बंद कर देते हैं तो उनके मस्तिष्क में डोपामाइन, जिसे आप हैप्पीनेस हार्मोन भी कहते हैं, वह कम होने लगता है। और जब यह कम होता है तो आपने देखा होगा कि बुजुर्ग लोग धीरे 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 पार्किंसन की समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। पार्किंसन वह समस्या है जिसमें आदमी का अपने शरीर की नर्व्स पर कंट्रोल नहीं रह जाता और उसके हाथ पैर हिलने लगते हैं, उसे मूवमेंट में प्रॉब्लम होने लगती है। कुछ लोगों के पूरे शरीर में ये प्रॉब्लम होती, किसी के हाथ में हो जाती, किसी के पैर में हो जाती है। और इस समस्या के पीछे आप जान ही नहीं पाते हैं। जहाँ स्वास्थ्य की दृष्टि से यह डोपामाइन का असर है, वहीं सांस्कृतिक रूप से यह इस बात का परिणाम है कि आपने उनके हंसने के सारे रास्ते बंद कर रखे हैं। आप उनके समय के ना गाना सुनना चाहते हैं, ना उनके समय की बात करना चाहते हैं, ना ही उनसे कुछ वो हल्की बातें, चुटकुले, मजाक करना चाहते हैं जिससे वह अपने अतीत के गुजरे समय को याद कर कर खुश हों। आपके इस छोटे से प्रयास से उनके शरीर में डोपामाइन का स्तर मानक स्तर पर अगर नहीं भी रहेगा तो बहुत कम भी नहीं हो सकता और वह स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन ऐसा हम करते नहीं हैं, जिसके कारण चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, आपने देखा होगा कि वह पार्किंसन जैसी समस्या से पीड़ित हो जाते हैं। यही नहीं, आप जानते हैं कि मुंह से खाना खाने और मल द्वार तक के निकलने के पूरे एरिया को गट कहा जाता है और इस गट का भी फंक्शन उम्र के साथ साथ बढ़ता कम होता चला जाता है। व्यक्ति को खाना नहीं पचता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो जाती। जब मैं आपसे कॉन्स्टिपेशन की बात कर रहा हूँ तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि उम्र बढ़ने के साथ साथ कैल्शियम शरीर में कम होने लगता है। कैल्शियम कम होना भी कॉन्स्टिपेशन का कारण बनता है, क्योंकि जो आंत हैं वो सिकुड़ने में कैल्शियम के माध्यम से काम करती हैं, जो बंद हो जाती हैं उनको वो कैल्शियम चाहिए होता है। तो जब आप कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो जब वह छोटी आंत बड़ी आंत से होकर गुजरता है तो वहाँ पर वो खाना ज़्यादा देर रुकने लगता है, क्योंकि वहाँ से कैल्शियम को लेने का काम शरीर करना चाहता है। और इस रूप में आपने देखा होगा या बहुत से ऐसे लोग हैं जो यह देखते होंगे कि उन्हें कॉन्स्टिपेशन रहने लगा। ऐसी स्थिति में उनको कैल्शियम की आपूर्ति का ध्यान दिया जाना चाहिए, खान पान का ध्यान दिया जाना चाहिए। अक्सर आप बुजुर्ग लोग से कहते हैं, अरे अब इतनी उम्र हो गई है, अब इसको खाने की क्या ज़रूरत। अच्छा, अभी आपकी इतनी उम्र हो गई और अभी भी आपका मन बहुत अच्छा करता है। आपने देखा होगा बूढ़े लोगों को बुजुर्गियत में मीठा बहुत अच्छा लगने लगता है। ऐसा नहीं है कि जमियान पे पाई जाने वाली स्वाद कलिकाएं, जैसा कि आपको पता है कि आगे की तरफ, बगल में, पीछे की तरफ जब आप खाते हैं तो कड़वा होता है, बीच में ज़बान की कोई कलिका नहीं होती है। आगे की तरफ मीठा होता है, बगल की तरफ नमकीन होता है। तो उनके कारण नहीं, मीठा, आप जानते हैं कि जब भी आप मीठा खाते हैं तो मीठा शरीर में तत्काल एनर्जी पैदा करने का सबसे सहायक है, जो यह बताता है कि जब बुजुर्ग उम्र की उस दहलीज पर खड़े होते हैं तो उन्हें जब एनर्जी कम लगती है और वह शरीर में चाहे वो डायबिटीज़ की स्थिति पैदा कर दे, वह स्थिति होते हुए भी वह मीठा इसलिए खाते हैं कि कुछ देर के लिए उनके अपने शरीर के अंदर ऊर्जा महसूस होती है। आपको चाहिए कि उस ऊर्जा का थोड़ा थोड़ा आप खिलाएं, उनको कुछ फल ज़रूर खिलाएं सुबह 12 बजे तक। 12 बजे तक कोई भी फल खाने पर, चूँकि हमारे आयुर्वेद के हिसाब से भी वात, पित्त, कफ, सुबह का समय 11 बजे तक वात का है, उसके बाद 3 बजे तक पित्त का है, फिर रात का समय कफ का है। और इसीलिए हमको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि फल का जूस जो आप पिलाएं वो 12 बजे तक पिलाएं। और फल का जूस जो है
उसमें फ्रक्टोज जो है वह उसको उस तरह की एनर्जी दे सकता है। लेकिन इसी के साथ साथ यह भी इम्पॉर्टेंट है कि हम आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ओमेगा 3 की कमी हो जाती है, और ओमेगा 3 जहां दिमाग को कमज़ोर कर देता है, दिमाग के कमज़ोर होने में आपने देखा होगा लोग डिमेंशिया के अलावा भी स्लीपलेसनेस की समस्या, डिमेंशिया की समस्या सबसे ग्रसित होते हैं। और उसके लिए सबसे आवश्यक है कि जो ओमेगा 3 है जो ब्रेन को स्वस्थ रखता है, उसका काम ये है कि जो न्यूरॉन्स हैं, न्यूरॉन्स के बाहर की जो झिल्ली का कोटिंग है वो ओमेगा 3 करता है, और वह भी उम्र के साथ क्षरण होने लगता है। आप इस बात का तो ध्यान रखते हैं कि हार्ट के वाल्व कैसे चल रहे हैं, धमनी कैसे चल रही, लेकिन मस्तिष्क की न्यूरॉन्स के स्वास्थ्य पर हम उम्र के साथ ध्यान नहीं देते और उस ओमेगा 3 पर काम नहीं करते, जिसको दिए जाने के कारण व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। और इसका सबसे सस्ता सा और सरल सा उपाय भी आप कर सकते हैं कि एक उम्र बीतने के बाद आधा चम्मच भुनी हुई अलसी रोज बुजुर्ग लोगों को खाना चाहिए। इससे, और आपको भी खाना चाहिए, क्योंकि इससे जो न्यूरॉन्स की कोटिंग है वो प्रोटेक्टेड रहती है, आपको भूलने की बीमारी से बचाती है। जब न्यूरॉन्स सही रहेंगे तो न्यूरॉन्स के अंतिम हिस्सा जो हेक्सान कहलाता है, और एक हेक्सान दूसरे हेक्सान से जुड़ता सोडियम के कारण है, उस सोडियम को सबसे आसानी से आप सोडियम पाने के लिए आप नमक का यूज़ करते हैं, पोटेशियम का यूज़ करते हैं। लेकिन जब सोडियम कम हो जाता है, पोटेशियम, तो अब आपने देखा होगा कि व्यक्ति प्रलाप सा करने लगता है, वो थोड़ा बेसुध रहने लगता है, अनकॉन्शियस सा रहने लगता है। उसका कारण यही है कि उसके बॉडी में सोडियम कम है, पोटेशियम कम है, और इनकी कमी से होता क्या है कि अब दो हेक्सान आपस में जुड़ नहीं पाते, जो हमारे न्यूरोमीटर्स हैं और जो मस्तिष्क में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाते हैं। आपको ये तो पता है कि हमने हाथ से उठाना है, लेकिन उसके बाद का न्यूरॉन्स जो ये बताता है खाना है, वह सोडियम की कमी के कारण, पोटेशियम की कमी के कारण, ओमेगा 3 की कमी के कारण, कमज़ोर होने के कारण अब आप ये नहीं जानते कि इसको मुंह में डालना है, और वहीं पर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये बहक गए हैं, वो बहक नहीं गए हैं। आपको ये समझना चाहिए कि उनके अंदर सोडियम की कमी हो गई, पोटेशियम की कमी हो गई है, और जिस दिन आप ये समझ लेंगे वह दिमाग से बहुत अच्छा काम करने लगेंगे। इसके अलावा शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के लिए लाल रक्त कोशिकाएं आप जानते हैं कि अस्थिमज्जा में बनती है, और अस्थिमज्जा के साथ साथ जो बोन्स होती हैं, लांग बोन्स खास तौर से होती हैं, उनके बीच में जो मज्जा भरी होती है उसे अस्थिमज्जा कहते हैं। लेकिन उसमें भी जो ऊपर के आपने गोल गोल गुंबद जैसी संरचना देखी, जिसे हम अपनी भाषा में कंडाइल कहते हैं, वहीं पर रेड सेल्स बनते हैं, और यह रेड सेल्स की आयु 120 दिन होती है, जो धीरे 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 घटने लगती है। और जब यह घटती है तो जब रक्त ही कम होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ना तो ऑक्सीजन शरीर में पहुंच पाएगी और ना ही पोषणीय पदार्थ पूरे शरीर में पहुंच पाएंगे, और जब पूरे शरीर में सब कुछ पहुंचेगा ही नहीं तो शरीर कमज़ोर होगा। तो ऐसे में रक्त को बढ़ाने के लिए हरी सब्जियां सबसे ज़्यादा खाना चाहिए। यहाँ पर मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जहाँ पर हरी सब्जियों में हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, और क्लोरोफिल मैग्नीशियम के कारण बनता है, वहीं पर हीमोग्लोबिन की जो रचना है उसमें केंद्र में आयरन होता है, और जब आप हरी सब्जियां खाते हैं तो खून बढ़ने का स्तर बढ़ जाता है। आप अच्छे सूप बना के हरी सब्जियों का बुजुर्ग लोगों को दे सकते हैं, उससे उनके शरीर में खून का स्तर बना रह सकता है। और इन सारी बातों को कहने का तात्पर्य है कि आपको यह देखना चाहिए कि बुजुर्ग लोगों के जीवन में हम कैसे ज़्यादा बेहतर जीवन खड़ा कर सकते हैं, उनको मनोवैज्ञानिक रूप से कैसे खुश रख सकते हैं। कुछ अच्छी बातें करिए, कुछ हल्की बातें करिए, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। वैसे तो बुजुर्ग लोगों की उपेक्षा को देखते हुए सरकार ने कानून भी बहुत बना दिए हैं, और उन कानून में एक यह भी है, 2007 में कानून आया था, वृद्ध लोगों के भरण पोषण का कानून था, जिसमें यह बच्चों पर कानूनन नियम अधिरोपित किया गया कि वो अपने माता पिता के मासिक खर्चे के आधार पर उन्हें एक निश्चित राशि देंगे, जो अधिकतम 10,000 रुपये हो सकती है। और इसके पीछे भी यह उद्देश्य है कि माता पिता का भी मानव जीवन है, उस मानव जीवन को हम महसूस करें,
और इस कानून से भी यह स्थापित होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम वृद्ध लोगों के प्रति उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना हमें देना चाहिए। हम अपनी खुशी के लिए, अपने जीवन के लिए उन्हें एक बोझ की तरह देखते हैं। हम अपने कार्यों में उनकी उपेक्षा करते हैं और इन्हीं सब का अध्ययन करता है जेरेंटोलॉजी। और इस जेरेंटोलॉजी विषय के बारे में मैंने आपको बताया कि इसके जो 4 आयाम हैं, चाहे वह मनोवैज्ञानिक हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे जैविक हो, चाहे आर्थिक हो, उसको मैंने संक्षेप में आपको बताने का प्रयास किया है। आपको सांस्कृतिक आधार पर, खासतौर से मानव विज्ञान में भी, चाहे समाजशास्त्र जहाँ सर्वे मेथड करता है, वहीं पर मानव विज्ञान जो है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करता है। इन सब के भी अध्ययनों का आप अध्ययन करें तो आपको लगेगा कि सबसे कम अध्ययन किसी पर अगर हुआ है तो वह बूढ़े लोगों पर हुआ है। क्योंकि बूढ़े लोगों को, जहाँ बच्चे का जन्म एक रॉ मटेरियल की तरह देखा जाता है जिसकी अभी समाज में उपयोगिता है, वहाँ पर कहने में गंदा लगता है, लेकिन बुजुर्गों को वेस्ट मटेरियल के रूप में देखा जाता है, जहाँ पर उन्हें लगता है कि अब इनकी समाज में कोई उपयोगिता नहीं, अब ये सिर्फ मरने के लिए रह गए हैं। लेकिन इस तरह से करा जाना न्याय की परिभाषा में, धर्म की परिभाषा में, परोपकार की परिभाषा में शायद उचित नहीं है। अब न वानप्रस्थ होता है, न संन्यास होता है। अब कर्तव्य बोध में हर मानव जीता है और उस कर्तव्य बोध में कहीं ना कहीं बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ होने चाहिए, उनकी समस्याएं भी होनी चाहिए। हम उन्हें अपने ही बराबर का मानव समझ सकें, संविधान में समानता के मौलिक अधिकार पर उनके साथ रह सकें। जब तक हम यह नहीं समझेंगे, बुजुर्ग लोग मानव होने के सच के साथ अपनी अंतिम सांस तक जीने में से दूर रहेंगे। और यह दूरी हम खत्म कर सकें, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन न सिर्फ अपने उद्देश्यों में बल्कि समाज को उन्नत बनाने में सकारात्मक प्रभाव डाल सके। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे विषय पर आपके साथ होऊंगा। नमस्कार।